कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आशा है आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो किसान भाइयों को लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। क्यों? बिल्कुल, ढेर सारी जानकारी मिलेगी आपको। चलिए। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मन की बात पर किसानों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। लतेदार सब्जी फसल के बिचड़े को उगाने के लिए करें प्रो ट्रे का उपयोग। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों कार्यक्रम मन की बात पर किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि जिला स्तर पर कृषि समस्याओं का समय से निपटारा किया जाए तो किसान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को लेकर नहीं चलेंगे तो विकास तो होगा नहीं, और जब तक कि ये कदम आगे बढ़ता जाएगा तो सारे लोगों का विकास होगा, और इस तरह से अगर विकास होगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, सबका विकास होगा, सबका देश का विकास होगा। किसान भाई, अगर आप सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो ट्रे में बिचड़ा तैयार करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसमें पानी, मजदूरी और दवा तीनों की बचत होती है। कृषि वैज्ञानिकों का मत है कि सब्जी फसलों की खेती करनी हो और बिचड़ा तैयार करना हो तो किसान प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें। इसमें बिचड़े का पुष्ट विकास भी होता है, साथ ही साथ किसान अपनी सुविधा अनुसार ट्रे को उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी गर्मी का दिन है और इसमें जो लत्तीदार सब्जी की आप खेती करते हैं तो जब परंपरागत ढंग से खेती करते हैं तो डायरेक्ट बीज का बुआई करते हैं, लेकिन अब इस तरह का तकनीक आ गया है जिसमें प्लास्टिक के ट्रे में हम बिचड़ा उत्पादन करते हैं। तो जितने भी तरह की लत्तीदार सब्जी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, तो आप प्लास्टिक के ट्रे में अगर बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो उससे आपको दवा का बचत होगा, पानी का बचत होगा और लेबर का बचत होगा, और उत्पादन जो पहले करते थे उससे आपको 1.5 से 2 गुना ज़्यादा मुनाफा। जो किसान इस मौसम में झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं वो मार्च तक फसल लगा लें। किसान भाई झाड़ीदार फ्रेंच बीन से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए पूसा पार्वती, कंटेंडर, पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया या अर्का कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेदों में पूसा पार्वती की उत्पादन क्षमता 200 क्विंटल, कंटेंडर की उपज क्षमता 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया और अर्का कोमल की उपज क्षमता 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इनमें अर्का कोमल सबसे कम अवधि 37 दिन में तैयार हो जाने वाला प्रभेद है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी
3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? इरादा बहुत नेक है, लेकिन एक छोटा सा विराम ले लें हम लोग। तो लेते हैं एक विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि दिनांक 22 मार्च को यानी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपने मन की बात कही। आइए उसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। हजारों वर्षों से खेती किसानी भारतीय जनजीवन का अपरिहार्य हिस्सा रहा है। भारत जैसे देश में अनादिकाल से खेती किसानी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि धर्म रहा है। किसान अन्नदाता बनकर सदियों से करोड़ों लोगों को आहार उपलब्ध कराते आए हैं। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि गुलाम भारत में किसानों को न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्र भारत में खेती किसानी को लेकर लगातार सरकारें योजनाएं बनाती रही हैं। कई कानून और कार्यक्रम लाए जाते रहे हैं। फिर भी भारतीय किसान त्रासदियों से जूझता रहा है। किसानों की विविध समस्याओं और सवालों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2015 को किसानों से मन की बात कार्यक्रम में बात की। आप जानते हैं, भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आजाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला। और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनंद फानंद के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिला कर के साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी तो राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज़ उठी, इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 1 साल हो गया, कोई कानून लागू करने को तैयार ही नहीं कोई राज्य। और लागू किया तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, हरियाणा ने किया था, जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थी और जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने इस अध्यादेश में जो मुआवजा देने का तय किया था उसे आधा कर दिया। अब ये है किसानों के साथ न्याय। तो ये सारी बातें देख करके हमें भी लगा कि भाई इसका थोड़ा पुनर्विचार होना जरूरी है। आनंद फानंद में कुछ कमियां रह जाती हैं, शायद इरादा गलत ना हो, लेकिन कमियां हैं तो उसको तो ठीक करनी चाहिए। और हमारा कोई आरोप नहीं है कि भाई पुरानी सरकार क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हमारा इरादा यही है कि किसानों का भला हो, किसानों के संतानों का भी भला हो, गांव का भी भला हो। और इसलिए
कानून में अगर कोई कमियां हैं तो दूर करनी चाहिए। तो हमारा एक प्रामाणिक प्रयास कमियों को दूर करना है। अब एक सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं, आपको भी जानकर के हैरानी होगी, ये जितने लोग किसान हितैषी बनकर के इतने बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, एक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है, अलग अलग प्रकार के हिंदुस्तान में 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है, जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है, पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीजों को बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब ये है कि इन 13 प्रकार के कामों के लिए जो कि सबसे ज्यादा जमीन ली जाती है, उसमें किसानों को वही मुआवजा मिलेगा जो पहले वाले कानून से मिलता था। मुझे बताइए, ये कमी थी कि नहीं, गलती थी कि नहीं? हमने इसको ठीक किया और हमने कहा कि भाई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। उन्होंने फसलों के कम उपज और अधिक उपज होने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली दुविधा पर कहा। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य और केंद्र सरकार के विभागों को इसके लिए सक्रिय किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में बने कानून के प्रारूप को स्वीकार किया गया है और उन प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है जो किसानों के लिए हितकर है। हमें इसलिए तो अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। जब ये कानून बना तब भी सरकार में बैठे लोगों में कईयों ने इसका विरोधी स्वर निकाला था। स्वयं जो कानून बनाने वाले लोग थे, जब कानून का रूप बना तो उन्होंने तो बड़े नाराज होकर के कहा दिया कि ये कानून न किसानों की भलाई के लिए है, न गांव की भलाई के लिए है, न देश की भलाई के लिए है। ये कानून तो सिर्फ अफसरों की तिजोरी भरने के लिए, अफसरों को मौज करने के लिए, अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए, यहां तक कहा गया था। अगर ये सब सच्चाई थी तो क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने कमियों को दूर करके किसानों का भला करने की दिशा में प्रयास किए हैं। सबसे पहले हमने काम किया, 13 कानून जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के बाहर थे और जिसके कारण किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, उसको हम इस नए कानून के दायरे में ले आए ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले और उसको सारे हक प्राप्त हो। अब एक हवा ऐसी फैलाई गई कि मोदी ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसानों को अब मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं ऐसा पाप सोच भी नहीं सकता हूं। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिग्रहित भूमि में विकसित भूमि का 20% हिस्सा भूस्वामी के पास होगा ताकि उन्हें लाभ मिल सके। शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले। ये भी हमने जारी रखा है। परिवार के युवक को नौकरी मिले, खेत मजदूर के संतान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमने जारी रखा है। उन्होंने कहा कि कानून में एक नई बात जोड़ी गई है कि जिला के अधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि अधिग्रहित भूमि के स्वामी के किसे और कब नौकरी मिलेगी। हमने तो एक नई चीज जोड़ी है। नई चीज ये जोड़ी है, जिला के जो अधिकारी हैं उसको इसने घोषित करना पड़ेगा कि उसको नौकरी किसको मिलेगी, किसमें नौकरी मिलेगी, कहां पर काम मिलेगा, ये सरकार को लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा। ये नई चीज हमने जोड़ करके सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकारी जमीन और बंजर भूमि का उपयोग पहले किया जाएगा, फिर उपजाऊ भूमि का उपयोग होगा। किसी भी हालत में आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। मेरे किसान भाइयों बहनों,
हम इस बात के आग्रही हैं कि सबसे पहले सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। और इसलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वे करने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण वो पहली प्रायोरिटी वो बने। एक हमारे किसानों की शिकायत सही है कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प ली जाती है। इस नए कानून के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जमीन कितनी लेनी उसकी पहली जांच पड़ताल होगी, उसके बाद तय होगा कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प न की जाए। उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात कही। उन्होंने इस दिशा में राज्यों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, कभी कभी तो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, इसकी चिंता में बहुत नुकसान होता है। ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर अगर प्रक्रिया सालों तक चलती रहे, सुनवाई चलती रहे, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में कोई किसान अपने फैसले कर पाएगा क्या? फसल बोनी है तो वो सोचेगा नहीं नहीं यार पता नहीं वो निर्णय आ जाएगा तो क्या करूं, और उसके 2-2, 4-4 साल खराब हो जाएंगे और अफसरशाही में चीजें फंसी रहेगी। प्रक्रिया लंबी, जटिल, और एक प्रकार से किसान बेचारा अफसरों के पैर पकड़ने जाने के लिए मजबूर हो जाएगा कि साहब ये लिखो, ये मत लिखो, वो लिखो, वो न लिखो। ये सब होने वाला है। क्या मैं मेरे अपने किसानों को इस अफसरशाही के चुंगल में फिर एक बार फंसा दूं? मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया लंबी थी, जटिल थी, उसको सरल करने का मैंने प्रयास किया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, 2013 में कानून बना, लेकिन राज्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया। किसान तो वहीं का वहीं रह गया। राज्यों ने विरोध किया। मुझे बताइए, क्या मैं राज्यों की बात सुनूं या ना सुनूं? क्या मैं राज्यों पे भरोसा करूं या ना करूं? इतना बड़ा देश राज्यों पे अविश्वास करके चल सकता है क्या? और इसलिए मेरा मत है कि हमें राज्यों पर भरोसा करना चाहिए। भारत सरकार ने विशेष करना चाहिए। तो एक तो मैं राज्यों पर भरोसा करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, ये जो कानून में सुधार हम कर रहे हैं, कमियां दूर कर रहे हैं, किसान की भलाई के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी राज्य को ये नहीं मानना है तो वो स्वतंत्र है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो सरासर किसान विरोध के भ्रम है, किसान को गरीब रखने की षड्यंत्र का ही हिस्सा है। देश को आगे न ले जाने के जो षड्यंत्र चले हैं उसी का हिस्सा है। उससे बचना है, देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण को विकास से जोड़कर देखने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि को सुनिश्चित करने एवं ऐसा नहीं होने पर किसानों के लिए बनाए गए प्रावधानों के बारे में कहा। अब गांव में भी किसान को पूछो कि भाई 3 बेटे हैं, बताओ क्या सोच रहे हो, तो वो कहता है भाई 1 बेटा तो खेती करेगा, लेकिन 2 को कहीं कहीं नौकरी में लगाना है। अब गांव के किसान के बेटों को भी नौकरी चाहिए, उसको भी तो कहीं जाकर के रोजगार कमाना है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि जो गांव की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान के बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक है, ऐसी किस चीजों को जोड़ दिया जाए। उसी प्रकार से हम तो जय जवान जय किसान वाले हैं। जय जवान का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा के विषय में हिंदुस्तान का किसान कभी पीछे हटता नहीं है। अगर सुरक्षा के क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो तो वो जमीन किसानों से मांगनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास वो किसान देगा। तो हमने इन कामों के लिए जमीन लेने की बात को इसमें जोड़ा है। कोई भी मुझे गांव का आदमी बताए कि गांव में सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर खेत में पानी चाहिए तो नहर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। गांव में आज भी गरीब हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई मुझे बताएं, क्या ये उद्योगपतियों के लिए है, क्या ये धन्ना सेठों के लिए है क्या? सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं एक बात डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूं, नए अध्यादेश में भी कोई भी निजी उद्योगकार को, निजी कारखाने वाले को, निजी व्यवसाय करने वाले को जमीन अधिग्रहण करने के समय 2013 में जो कानून बना था, जितने नियम है वो सारे नियम उनको लागू होंगे। ये कॉरपोरेट के लिए कानून 2013 के वैसे के वैसे लागू रहने वाले हैं। तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जाता है?
मेरे किसान भाइयों बहनों, एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई सरकार आपके कानूनी हक को छीन नहीं सकती है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत आप हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में जाकर के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया है। उन्होंने जमीन के उपयोग के संबंध में किसानों के लिए कानून में लचीलापन लाने की बात कही। हाँ, हमने एक व्यवस्था को आपके दरवाजे तक लाने का प्रयास किया है। एक अथॉरिटी बनाई है। अब वो अथॉरिटी जिले तक काम करेगी और आपके जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान उसी अथॉरिटी में, जिले में हो जाएगा। और वहां अगर आपको संतोष नहीं होता है तो आप ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है। एक ये भी बताया जाता है कि भूमि अधिग्रहित की गई तो 5 साल में वापस करने वाले कानून को हटा दिया गया है। जी नहीं मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने कहा है कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पक्का करो कि कितने सालों में आप इसको पूरा करोगे, और उस सालों में अगर पूरा नहीं करते हैं तो वही होगा जो किसान चाहेगा। और उसको तो समय सीमा हमने बांध दी है। आज क्या होता है, 40-40 साल पहले जमीनें ली गई लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं, तो ये तो नहीं चल सकता। तो हमने सरकार को सीमा में बांधना तय किया है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 20 साल में पूरे होते हैं। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर लंबी रेलवे डालनी है तो समय जाएगा, तो पहले से कागज पे लिखो कि भाई इतने समय में पूरा करेंगे। तो हमने सरकार को बांधा है, सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मैं और एक बात बताऊं किसान भाइयों, कभी कभी ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो कानून बनाते हैं ना, उनको गांव के लोगों की सच्ची स्थिति का पता तक नहीं होता है। अब आप देखिए, जब डैम बनता है, जलाशय बनता है, तो उसका नियम ये है कि 100 साल में सबसे ज़्यादा पानी की संभावना हो, उस हिसाब से जमीन प्राप्त करने का नियम है। अब 100 साल में एक बार पानी भरता है, 99 साल तक पानी नहीं भरता है, फिर भी जमीन सरकार के पास चली जाती है। तो आज सभी राज्यों में क्या हो रहा है कि भले जमीन कागज पे ले ली हो, पैसे भी दे दिए हो, लेकिन फिर भी वो जमीन पर किसान खेती करता है, क्योंकि 100 साल में एक बार जब पानी भर जाएगा तो 1 साल के लिए वो हट जाएगा। ये नया कानून 2013 का ऐसा था कि आप खेती नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि अगर जमीन डूब में नहीं जाती है तो फिर किसान को खेती करने का अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए वो जमीन किसान से कब्जा नहीं करनी चाहिए। ये लचीलापन आवश्यक था ताकि किसान को जमीन देने के बावजूद भी जमीन का लाभ मिलता रहे और जमीन देने के बदले में रुपया भी मिलता रहे। प्रधानमंत्री ने पीपीपी मॉडल पर फैलाए जाने वाले भ्रम को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मान लीजिए 100 करोड़ रुपयों का एक रोड बनना है। क्या रोड किसी उद्योगकार उठा के ले जाने वाला है क्या? रोड तो सरकार के मालिकी का रहता है, जमीन सरकार के मालिकी की रहती है। बनाने वाला दूसरा होता है। बनाने वाला इसलिए दूसरा होता है कि सरकार के पास आज पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि गांव में स्कूल बने, गांव में अस्पताल बने, गरीब का बच्चा पढ़े, इसके लिए पैसे लगे। रोड बनाने का काम प्राइवेट करे, लेकिन वो प्राइवेट वाला भी रोड अपना नहीं बनाता है, न अपने घर ले जाता है, रोड सरकार का बनाता है। एक प्रकार से सिर्फ अपनी पूंजी लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूंजी किसी की भी लगे, जिसको लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं, लेकिन अगर उसका मालिकाना हक सरकार का रहता है, उसका स्वामित्व सरकार का रहता है, सरकार का मतलब आप सबका रहता है, देश की 125 करोड़ जनता का रहता है, तो उसमें ही हमने ये कहा है कि सहमति की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये पीपीपी मॉडल को लेकर के जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उसकी मुझे आपको स्पष्टता करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार हम जिन बातों के लिए कह रहे हैं कि भाई उसमें सहमति की प्रक्रिया एक प्रकार से अफसरशाही और तानाशाही को बल देगी। आप मुझे बताइए, एक गांव है, उस गांव तक रोड बन गया है, अब दूसरे गांव के लिए रोड बनाना है, आगे वाले गांव के लिए
5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। इस गांव तक रोड बन गया है, लेकिन इन गांव वालों की जमीन उस गांव की तरफ है। मुझे बताइए, उस गांव के लोगों के लिए रोड बनाने के लिए ये गांव वाले जमीन देंगे क्या? क्या सहमति देंगे क्या? तो क्या वो पीछे जो गांव है उसका क्या गुनाह भाई? उसको रोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से मैं नहर बना रहा हूँ, इस गांव वालों को पानी मिल गया, नहर बन गई, लेकिन आगे वाले गांव को पानी पहुंचाना है तो जमीन तो इसी गांव वालों के बीच में पड़ती है। तो वो तो कह देंगे कि भाई नहीं, हम तो जमीन नहीं देंगे, हमें तो पानी मिल गया है। तो क्या आगे वाले गांव को नहर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, ये व्यवहारू विषय है और इसलिए जिस काम के लिए इतनी लंबी प्रक्रियाएं न हो, हाँ, और किसान के लिए, ये उद्योग के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है, गांव की भलाई के लिए है, किसान की भलाई के लिए है, उसके बच्चों की भलाई के लिए है। प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम मन की बात सुनने के बाद किसानों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोदी से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को लेकर नहीं चलेंगे तो विकास तो होगा नहीं, और जब तक कि ये कदम आगे बढ़ता जाएगा तो सारे लोगों का विकास होगा, और इस तरह से अगर विकास होगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, सबका विकास होगा, सबका देश का विकास होगा। एक चीज़ है कि नरेंद्र मोदी कृषि के प्रति तो कुछ ध्यान दिए हैं, और जो प्रधानमंत्री थे इतना सुदूर गांव के क्षेत्र में कभी कृषि के प्रति ध्यान नहीं दिए। अगर लोगों का कृषि वाला क्षेत्र जमीन ले लेते हैं और उसके एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं तो उसमें थोड़ा सा और बदलाव होना चाहिए। है कि आज चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, सरकारी कर्मचारी, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सभी के लिए जो है सो वेतन आयोग का जो है सो गठन किया गया है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हम किसानों के लिए किसी भी तरह का आयोग जो है सो नहीं है। आज जो कोई भी किसान है वो अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता है। आखिर कोई तो ऐसा जो है तो किसानों के लिए योजना बननी चाहिए जिससे कि किसान प्रोत्साहित हो और किसान भी चाहे कि मेरा भी बेटा एक किसान बने। झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो हम अपने पता बता दे। चलिए बता देते हैं। बिल्कुल, फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।